ऊंची इमारतों के बीच दौड़ती मखमली सड़कों पर जब आदित्य सिंघानिया की चमचमाती काली सीढ़ियाँ रुकती थी तो ऐसा लगता था मानो वक्त ठहर गया हो। आदित्य, जिसके लिए समय का मतलब सिर्फ पैसा था और रिश्तों का मतलब सिर्फ मुनाफा, वह अपनी गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठा हमेशा भविष्य के उन आंकड़ों से उलझा रहता था जो उसकी कंपनी सिंघानिया एम्पायर की नींव को और मजबूत कर सके। उसकी सड़क के एक कोने पर धूल और धुएं के बीच पुराने कपड़े पहने एक युवक राघव खड़ा रहता था। राघव की आंखों में वह चमक नहीं थी जो किसी सपने को पूरा करने की जिद में होती है, बल्कि वहाँ एक ऐसी खामोशी थी जो गहरे दुख और टूटे हुए स्वाभिमान की गवाही देती थी। राघव रोज आदित्य की गाड़ी के शीशे साफ करता और आदित्य बिना उसकी तरफ देखे बस गणना के साथ कुछ सिक्के खिड़की से बाहर उछाल देता। एक सुबह जब शहर पर कोहरे की चादर लिपटी थी, आदित्य अपनी सबसे बड़ी डील के लिए जा रहा था। वह डील जो उसकी कंपनी को वैश्विक स्तर पर ले जा सकती थी या उसे पूरी तरह तबाह कर सकती थी। उसकी गोद में रखी फाइल के पन्नों में एक ऐसा गणितीय उलझन थी जिसे उसके सबसे काबिल इंजीनियर और चार्टेड अकाउंटेंट भी नहीं सुलझा पाए थे। गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी। राघव हमेशा की तरह आगे बढ़ा, लेकिन आज उसने अपने कपड़ा नहीं उठाया। उसने बस आदित्य की खिड़की के शीशे के पास जाकर अपनी उंगली से कोहरे पर एक नंबर लिखा और फिर फाइल के उस हिस्से की तरफ इशारा किया जहां आदित्य की नजरें टिकी थी। आदित्य झुंझला गया। उसने शीशा नीचे किया और चिल्लाने ही वाला था कि राघव की शांत आवाज ने उसे सुन कर दिया। राघव ने कहा, साहब, आप जिस समीकरण को एक्स मानकर हल कर रहे हैं उसका मूल आधार वाई की गिरावट में छुपा है। अगर आप दशमलव के तीसरे स्थान को नहीं सुधारेंगे तो आपकी पूरी गणना बोर्ड मीटिंग में अधराशी हो जाएगी। आदित्य का आज उसके धक्का देने के लिए उठा था हवा में रुक गया। एक सड़क पर रहने वाला लड़का जो शायद 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, वह उस जटिल एल्गोरिथम की बात कर रहा था जिसे सुलझाने में उसकी पूरी टीम नाकाम रही थी। आदित्य ने झड़कते हुए कहा, तुम जैसे अनपढ़ लोग न अपनी सीमा में रहे तो बेहतर है। मुझे मत सिखाओ कि मेरा बिजनेस कैसे चलता है। राघव ने बस एक फीकी मुस्कान दी और पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में उपास नहीं बल्कि एक अजीब से करुणा थी। सिग्नल हरा और गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन राघव के कई शब्द आदित्य के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। जैसे ही वह ऑफिस पहुंचा और मीटिंग शुरू हुई, ठीक वही हुआ जिसका राघव ने अंदेशा जताया था। विदेशी निवेशकों ने उसे एक आंकड़े पर सवाल उठा दिया जिसे राघव ने गलत बताया था। आदित्य के पसीने छूट गए। उसकी सालों की मेहनत दांव पर थी। उसे अचानक उस धूल भरे चेहरे की याद आई। उसने मीटिंग से ब्रेक लिया और वापस उसी सिग्नल की तरफ भागा। वह पागलपन की हद तक राघव को ढूंढ रहा था। लोग उसे देख रहे थे। शहर का सबसे अमीर आदमी फुटपाथ पर किसी को पागलों की तरह पुकार रहा था। आखिर वह एक गली के अंधेरे कोने में उसे राघव मिला जो अपनी बीमार मां के लिए दवा की पुड़िया निगल रहा था। आदित्य ने राघव से का हाथ पकड़ा और कहा, लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, कौन हो तुम और तुम्हें वह सब कैसे पता? राघव ने धीरे से अपना पुराना फटा हुआ बटुआ खोला। उसमें एक मुड़ा तोड़ा कार्ड निकाला जिस पर लिखा था गोल्ड मेडलिस्ट MIT। राघव ने बताया कि वो उस कंपनी का हिस्से बनने वाला था जिसका मालिक आज उसके सामने खड़ा है, लेकिन भ्रष्टाचार एक झूठे इल्जाम ने उसे जेल पहुंचा दिया और फिर सड़क पर। आदित्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस टैलेंट को उसने पैरों तले रौंदा था वही आज उसका रक्षक बनने वाला था। आदित्य ने बिना सोचे अपनी कीमती घड़ी उतारकर राघव के हाथ में रखनी चाहिए, पर राघव ने उसे ठुकरा दिया और कहा, साहब, घड़ी की कीमत समय बताने में है, उसे खरीदने में नहीं है। अगर आप वाकई मेरी मदद चाहते तो मुझे वो मौका दीजिए जो आपके सिस्टम ने मुझसे छीन लिया था। वह उस दिन पहली बार आदित्य को महसूस हुआ कि अहंकार की ऊंची दीवारों के पीछे असली दुनिया और असली हीरे धूल फाक रहे हैं। उसने राघव को अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधे अपने हेडक्वार्टर ले गया जहाँ से एक नए अध्याय की शुरुआत होनी थी। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि कंपनी के भीतर ही गद्दारों की पूरी फौज राघव को दोबारा गिराने के लिए तैयार बैठी थी। राघव ने लैपटॉप संभाला। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे चलने लगी जैसे कोई जादूगर अपनी छड़ी घुमा रहा हो। उसने कुछ ही मिनटों में उस फाइल की खामियां ठीक कर दी और एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो कंपनी को अगले 10 सालों तक सुरक्षित कर सकता था। आदित्य के बगल में खड़ा देख रहा था और उसे अपनी तुच्छ सोच पर शर्म आ रही थी। उसके मन ही मन फैसला किया कि अब राघव को न सिर्फ उसका हक दिलाएगा बल्कि उसकी कंपनी की पूरी कार्यप्रणाली को बदल देगा, जहाँ कपड़ों से नहीं बल्कि काबिलियत से इंसान की पहचान हो।
राघव के लैपटॉप पर उंगलियां चलती कंपनी के सर्वर में छिपी वे काली सच्चाई पर्दर पर खुलने लगी, जिसे वर्षों से फाइल के अंबार के नीचे दबाकर रखा गया था। आदित्य सिंघानिया अपने केबिन में बैठा राघव की एकाग्रता को देख रहा था और उसे पहली बार अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठकर भी असुरक्षा महसूस हो रही थी, क्योंकि जिस व्यवस्था को उसने खुद बनाया था वह भीतर से खोखली हो चुकी थी। राघव ने बिना पलक झपकाए स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, साहब, ये सिर्फ गणित की गलती नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित चोरी है जिसे आपके सबसे भरोसेमंद लोग अंजाम दे रहे हैं। आदित्य के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई, क्योंकि उसे पता था अगर ये बात बाहर निकली तो कंपनी के शेयर मिट्टी में मिल जाएंगे। तभी केबिन का दरवाजा तड़तड़ाते हुए खुला। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट विकास अरोड़ा अंदर दाखिल हुई। विकास वही व्यक्ति था जिसने 3 साल पहले राघव को झूठे गबन के केस में फंसाकर सड़क पर आने के लिए मजबूर किया था। राघव को देखते विकास के चेहरे की हवियां उड़ गई, लेकिन उसे अपनी घबराहट को गुस्से के पीछे छिपाते हुए कहा, आदित्य, ये क्या तमाशा है? तुम इस अपराधी सड़क लड़के को हमारे गुप्त डाटा सेंटर में कैसे उठा सकते हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है? आदित्य ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, खतरा बाहर नहीं विकास, खतरा शायद अंदर है। और राघव अपनी आज अपराधी की तरह नहीं बल्कि मेरे सलाहकार की तरह यहाँ बैठा है। विकास ने अपनी मुट्ठियां बीच ली और राघव की तरफ नफरत भरी नजरों से देखते हुए वहां से चला गया। लेकिन राघव जानता था कि शांति तूफान से पहले की खामोशी है। जैसे ही रात गहराती गई और ऑफिस के गलियारे खाली होने लगे, राघव ने एक ऐसी फाइल को डिकोड किया था जिसे आदित्य के पैरों तले जमीन खिसका दी। कंपनी के प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा फर्जी वेंडरों के नाम पर एक अज्ञात विदेशी खाते में भेजा जा रहा था और उस खाते का सीधा संबंध विकास अरोड़ा और बोर्ड के 2 अन्य सदस्यों में था। राघव ने धीरे से कहा, साहब, कल की बोर्ड मीटिंग में ये लोग आप पर दबाव बनाएंगे। आप इस प्रोजेक्ट को बंद कर दें, क्योंकि उन्हें डर है कि मेरी जांच उनके अंत तक पहुंच जाएगी। आदित्य ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और तुमने मुझे एक नई सोच दृष्टि दी। अब मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं बैठ सकता। लेकिन साजिश की जड़ें राघव की सोच से भी ज्यादा गहरी थी। अगले दिन सुबह राघव ऑफिस के लिए अपने कमरे से निकला तो 2 जनों ने उसका रास्ता रोका और उसे धमकी दी, अगर वह आज की मीटिंग में नहीं पहुंचा तो उसकी बीमार माँ की जान को खतरा हो सकता है। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके पास 2 रास्ते थे, या तो अपनी सच्चाई और क्रिया की बलि दे दे या अपनी माँ की सुरक्षा के लिए समझौता करे। वह कुछ देर के लिए वही सड़क पर बैठ गया, वही सड़क जिसने उसे पूरी तरह अपनी माँ की सुरक्षा के साथ समझौता करे। वह कुछ देर के लिए वही सड़क पर बैठ गए, वही सड़क जिसने उसे अपमान दिया था, लेकिन आज वही सड़क उसे संघर्ष की प्रेरणा दे रही थी। उसने अपनी माँ की तस्वीर देखी और उसे याद आया कि उसकी माँ ने हमेशा उसे ईमानदारी की कीमत सिखाना चाही थी। राघव ने अपनी माँ को एक सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के लिए अपने पुराने दोस्त को फोन किया और खुद सीधे बोर्ड मीटिंग की तरफ बढ़ा। वह बोर्ड रूम में माहौल तनावपूर्ण था। विकास अरोड़ा ने पहले सभी सदस्यों को आदित्य के खिलाफ भड़का दिया था और वे आदित्य की मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहे थे कि उसने एक अपराधी को कंपनी में कैसे घुसने दिया। जैसे ही राघव ने बोर्ड रूम में दरवाजे पर दस्तक दी, वह सन्नाटा पसर गया। विकास ने चिल्लाकर कहा, सिक्योरिटी से बाहर निकालो। लेकिन आदित्य ने हाथ उठाकर सबको खामोश कर दिया। कहा, आज ये लड़का बोलेगा और आप सब सुनेंगे। राघव ने प्रोजेक्ट पर उन बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल खोल दी जिसने विकास के चेहरे का रंग सफेद कर दिया। राघव ने एक करके सबूत पेश किए, कैसे पिछले 3 सालों में कंपनी की तिजोरी को खोखला किया गया। विकास ने हताश में राघव पर झपटने की कोशिश की और कहा, ये सब फर्जी आंकड़े हैं, ये लड़का बदलने के लिए नहीं, ये सब देख कर रहा है। लेकिन राघव के पास वह आखिरी इक्का था जो उसने रात भर जाकर हासिल किया था। उसने विकास अरोड़ा के निजी ईमेल से भेजे गए उन संदेशों को सार्वजनिक कर दिया जिसने राघव को फंसाने की पूरी साजिश रची गई थी। बोर्ड के सदस्य जो अब तक विकास के पक्ष में थे, अब शर्मिंदगी से झुकाए बैठे थे। आदित्य ने तुरंत पुलिस को बुलाकर विकास को गिरफ्तार करवा दिया। जब विकास को हथकड़ी पहनाकर ले जाया जा रहा था, तब उसने राघव के पास रुककर फुसफुसाते हुए कहा, तुम जीत तो गए हो, लेकिन याद रखना
ये कॉरपोरेटर दुनिया, यहाँ सच्चाई अक्सर कब्र में दफन हो जाती है। राघव ने बस उसकी आंखों में देखकर कहा, साहब कब्र में वे दफन होते हैं जो मर चुके होते हैं। मैं तो वह बीज हूँ जो मिट्टी में दबकर और भी मजबूती से उगता हूँ। मीटिंग खत्म हुई और आदित्य ने राघव की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन राघव ने हाथ मिलाने के बजाय आदित्य के पैर छू लिए। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि असली दौलत वह नहीं जो बैंक खातों में है, बल्कि वह है जो राघव जैसे वफादार और प्रतिभावान लोगों के दिल में है। आदित्य ने वही सबके सामने घोषणा की कि वह राघव को न सिर्फ बाइज्जत बहाल किया जाएगा, बल्कि उसे कंपनी का चीफ ऑपरेशन हेड बनाया जाएगा। राघव के लिए किसी सपने जैसा था, लेकिन उसे पता था कि अभी उसकी माँ का इलाज और समाज की उन नजरों का सामना करना बाकी है जो उसे अभी भी एक अपराधी समझती है। शहर की रोशनी अब राघव को डरा नहीं रही थी, बल्कि वह उसे एक नई राह दिखा रही थी। विकास अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद सिंघानिया अपहरण की गलियों में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, लेकिन वह खामोशी हार की नहीं बल्कि आत्ममंथन की थी। राघव ने जब आधिकारिक रूप से अपना कार्यभार संभाला तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती उन कर्मचारियों का विश्वास जीतना था जो अब भी उसे संदेह की नजरों से देख रहे थे। राघव ने अपनी कुर्सी संभालते सबसे पहला काम यही किया कि उसने सभी छोटे कर्मचारियों की सूची मंगवाई जिन्हें पिछले कुछ वर्षों से बिना किसी ठोस कारण के नौकरी से निकाला गया था। उसने आदित्य से कहा, साहब कंपनी सिर्फ मुनाफे और कागजों से नहीं चलती, ये उन पसीनों से चलते जो उसकी नींव में लगे हैं। आदित्य जो पूरी तरह बदल चुका था, उसे राघव को पूरी तरह स्वतंत्रता दे दी। राघव ने उन सभी काबिल लोगों को वापस बुलाया जिन्होंने गरीबी और अपमान झेला था और उनके लिए प्रतिभा सम्मान केंद्र की स्थापना की। इसी बीच राघव की मां की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। आदित्य ने खुद खड़े रहकर इलाज की निगरानी की और राघव को एहसास कराया कि रिश्ता सिर्फ मालिक और कर्मचारी का नहीं, बल्कि दो भाइयों का बन चुका है। एक शाम जब राघव अस्पताल के बरामदे में बैठा था, आदित्य उसके पास आया और बोला, राघव मैंने आज ये वसीयत तैयार की है जिसमें तय किया है कि मेरे भाई साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा उन बच्चों की शिक्षा पर खर्च होगा जो सड़कों पर है, जिनके पास हुनर तो है पर मौका नहीं। राघव की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि उसके सड़क पर बिताया गया हर लम्हा सार्थक हो गया। कंपनी का ग्राफ अब रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छू रहा था, लेकिन राघव का दिल अब भी उसी में सिग्नल पर अटका था जब वह कभी गाड़ियां साफ किया करता था। उसने आदित्य के साथ मिलकर एक ऐसी तकनीकी विकसित की जिसने लघु उद्योगों को सीधे ग्लोबल मार्केट में से जोड़ दिया। धीरे धीरे सिंघानिया ग्रुप्स का नाम सिर्फ दौलत के लिए नहीं, बल्कि दानशीलता और ईमानदारी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। राघव को यंग ग्लोबल लीडर के सम्मान से चुना गया और वह जब मंच पर अपना भाषण देने पड़े तो उसने सूट बूट पहनने के बजाय वही पुराना फटा हुआ कपड़ा हाथ में दुनिया के सामने कहा, यह कपड़ा मुझे याद दिलाता है कि इंसान की असली जगह उसकी जमीन पर है और आसमान छूने के बाद उसे वही अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। वहां मौजूद हर दिग्गज की आंखों में आंसू थे। राघव ने अपनी माँ को भी मंच पर बुलाया और अपना मेडल उनके चरणों में रख दिया। उसी रात जब वह उस घर लौट रहा था, उसने देखा एक छोटा बच्चा उसकी गाड़ी का शीशा साफ करने की कोशिश कर रहा था। राघव ने गाड़ी रखवाई, शीशा नीचे किया और उसे बच्चे को पैसे देने के बजाय अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उसने आदित्य की तरफ देखा और आदित्य ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। वे दोनों समझ के उनकी यात्रा यहाँ खत्म नहीं, बल्कि एक नई क्रांति की शुरुआत है, जहाँ कोई राघव सड़क पर धूल नहीं फाकेगा और कोई आदित्य अहंकार के अंधेरे में नहीं जिएगा। राघव ने अपनी माँ के नाम पर एक विश्वविद्यालय खोला जहाँ शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क थी, बस शर्त सिर्फ एक थी, काबिलियत। वर्षों बाद जब आदित्य और राघव बूढ़े हो गए तो उन्होंने कंपनी की बागडोर नई पीढ़ी के हाथ में आई। तब भी कंपनी के मुख्य प्रवेश द्वार पर वही पुरानी काली गाड़ी, राघव का वही सफाई वाला कपड़ा एक कांच के बक्से में सुरक्षित रखा गया ताकि आने वाली पीढ़ी जान सके एक साम्राज्य की असली ताकत उसके सोने के भंडारों में नहीं, बल्कि उस ईमानदारी और संघर्ष में होती है जो एक मामूली सफाई करने वाली लड़की को एक कंपनी का रक्षक बना देती है। राघव और आदित्य की कहानी उस शहर की लोक कथा बन गई जो आज भी लोगों को यह सिखाती है कि कभी कभी सबसे कीमती हीरा धूल भरी सड़कों पर ही मिलता है, बस उसे ढूंढने के लिए अहंकार का चश्मा उतारकर इंसानियत की नजर चाहिए। सूरज ढल रहा था, लेकिन दोनों के चेहरे पर जो संतुष्टि थी वह उगते सूरज से भी कहीं ज्यादा तेज और चमकदार थी, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एक कंपनी बचाई थी बल्कि गिरती हुई इंसानियत को एक नया जीवन दान दिया था। ये कहानी हर उस दिल में जीवित रहती है जो चमत्कार और सच्चाई में यकीन रखता है। दोस्तों, कभी किसी के काम पर या पहनावे पर मत जाओ,
ये देखो इसमें काबिलियत कितनी है। दोस्तों क्या मैं सही कह रही हूँ गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को हाइप, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।